हाय फ्रेंड, आज डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट विद इन अ सेल कैसे होती है, या अगर वो मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल जनरेट हो रहे हैं, क्रिएट कर रहा है उनको सेल, तो वो आउटसाइड द सेल उनकी ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, यानी एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस का जो कंसेप्ट है, आज उसको हम जनरल ओवरव्यू उसका देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ये हमारा एक सेल होते हैं जिसमें फास्फोलिपिड्स की जो बाई लेयर होती है वो एग्जिस्ट करती है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये सेल हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ट्रांसपोर्ट है सेल को, ये इनसाइड द सेल इसको चाहिए होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इसको चाहिए होते हैं, विद इन अ सेल इसने लेने होते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सेल उनको जनरेट करता है, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो उसने आउटसाइड द सेल भेजना होता है, तो वो कैसे आते जाते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, यानी वो कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि डायरेक्टली उसमें से जो सब्सटेंसेस हैं वो पास हो जाएं, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती कि वो उसमें से डायरेक्टली क्रॉस कर सकें। तो इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस को तो ये अलाउ करती है कि वो सिंपली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लें, लेकिन कुछ को ये डायरेक्टली नहीं अलाउ करती, इसीलिए इसको बोलेंगे सेलेक्टिव परमेएबल। फर्स्ट ये है सेलेक्टिव सेलेक्टिव परमेएबल परमी सेलेक्टिव परमेएबल है। ठीक है, अच्छा, सेलेक्टिव परमेबल है। अब देखना है कि जो सिंपल डिफ्यूजन होती है, जिस तरह की डिफ्यूजन होती है उसमें से उसके लिए जो बैरियर नहीं होता, कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसके लिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बैरियर नहीं होता, यानी ये उनको प्रिवेंट नहीं करता कि वो इनमें से इसको क्रॉस कर सकें। तो उनमें है ऑक्सीजन O2 फर्स्ट नंबर पे है। ये मॉलिक्यूल्स हमारे सेल को सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए मुसलसल चाहिए होता है, कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है, और इसके बगैर सेल हेल्दी रह ही नहीं सकता, और कुछ वक्त का लिए नहीं रह सकता। यानी ये जो इस मॉलिक्यूल है इसकी कॉन्स्टेंटली सेल को ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन में से जहाँ से भी चाहता है ये इजीली इन हो सकता है, इसके लिए कोई भी बैरियर नहीं है। इसके अलावा वाटर होता है, H2O भी चाहिए होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, या जो रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होता है वाटर, या जो रिएक्शन के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर जो मीडियम प्रोवाइड करता है वाटर, वो भी सेल को बहुत कॉन्स्टेंटली चाहिए होता है। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है वाटर, इसको भी कोई प्रिवेंट नहीं किया जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये फास्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है, और लिपिड ये जो बाइलेयर है लिपिड्स की, ये उन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है जो या तो लिपिड से बने हुए हों, और या तो उनके ऊपर चार्जेस ना हो, और या वो मॉलिक्यूल्स बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट हो, उनका वेट कम हो। ये तीन तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उनको ये इजीली अलाउ करते हैं। इसके अलावा वो मॉलिक्यूल जिनके ऊपर चार्जेस हों, या वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, ये उनको अलाउ नहीं करती। तो ये उनमें आते हैं जिनकी चार्जेस नहीं होते, या जो मॉलिक्यूलर वेट जिनका कम होता है वो डायरेक्टली पास करते हैं। ये सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से ये क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। अच्छा, जब सेलुलर रिस्पायरेशन के ज़रिए से जब विद इन अ सेल CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड,
तो उसको भी बाहर जाना होता है और वो भी बहुत हाई अमाउंट में बनती है, क्योंकि सेल ने हर वक्त रेस्पायरेट करता है, सेल एनर्जी जनरेट करता है हमारे लिए। तो उस एनर्जी जनरेशन के प्रोसेस में सेल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से आउटसाइड द सेल जाती है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन होती है। अब आगे जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होती है, जो कि डिफरेंट चैनल या डिफरेंट जो वेज हैं उनके ज़रिए से उनको यूज़ करके विद इन अ सेल या आउटसाइड द सेल जाते हैं, उसको एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। तो वो कैसे होती है? सेल जो होता है वो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, उसमें से किसी भी चीज़ की अगर वो इनसाइड द सेल उसको लेता है, उसको बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। और जो इनसाइड द सेल है और सेल ने उसको भेजना है बाहर, तो उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल ये इसमें करना है, प्रोटीन बनाया है, तो प्रोटीन यहाँ पे बन के वेजिकल में ये पैक होके ये आउटसाइड द सेल इसको रिलीज़ कर दिया जाता है, और ये एक्सोसाइटोसिस होती है, यानी सेल आउटसाइड द सेल इसको भेजे जाते हैं। एक और दूसरी टर्म होती है पिनोसाइटोसिस, उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में ये होता है कि जो सेल होता है ये लिक्विड वाटर की कुछ अमाउंट ये ले लेता है अपने अंदर, ये इसको ऐसे करके ये, और फिर ये इस तरह से आखिरकार ये इसको ले लेता है। ये पिनोसाइटोसिस कहलाती है। इसके अलावा एक दूसरी टर्म होती है जो कि ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है, सेल ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है, वो होती है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। उसमें रिसेप्टर मीडिएटेड होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो चीज़ इसने सेल ने इनटेक करनी होती है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई भी सब्सटेंस है जो सेल ने इसको लेना है। अब ये जो है ये बाइंड होता है आके यहाँ पे इसके रिसेप्टर होते हैं, इनके साथ बाइंड होता है। ये क्लैथरिन प्रोटीन होते हैं जो कि इसको क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो ये इसके साथ यूं ही बाइंड होता है, तो ये क्लैथरिन प्रोटीन इस पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है इस पे वेट डालते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये पेट सा बना लेती है, इस तरह से बैठ सी जाती है, ये इस तरह से बैठ जाती है। जब ये जो मॉलिक्यूल था ये इसके साथ बाइंड होता है, तो ये इस तरह से बैठ जाती है, और फिर एट द एंड ये सेल से सेपरेट होगी, विद इन अ सेल ले ली जाती है। ये जो कोटेड वेजिकल सा बना हुआ है ये एट द एंड अलग हो जाता है। तो ये जनरल्स जो टर्म्स थी जो सेल ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो रही थी, ये वो थी। इसके अलावा जो फेगोसाइटोसिस एक और टर्म होती है जो कि हमारे इम्यून सेल्स के बारे में ज़्यादा सुनने को आती है, कि फेगोसाइटोसिस में ऐसे होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में कोई भी डेब्रीज वगैरह हो या कोई भी बैक्टीरिया ये पार्टिकल वगैरह हो, तो उसको अगर लेना हो तो सेल इम्यून सेल फॉर एग्जांपल फेगोसाइटिक सेल, न्यूट्रोफिल वगैरह या मैक्रोफेजेस, वो इस तरह से उसको ले लेते हैं। इसके लिए मैक्रोफेजेस के पास इस तरह से उसका माउथ सा बना होता है, और वो जो पार्टिकल होता है वो इसमें आ जाता है। ये अपने इस माउथ के अंदर इसको पार्टिकल को ले लेता है, और ये यहाँ से ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ये इसको ऐसे वेजिकल सा बना के इसको विद इन अ सेल ले लेती है। तो ये ट्रांसपोर्ट थी सिंपली जो उसमें टर्म यूज़ हो रही थी वो कुछ इस तरह से होती है। पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस, ये जनरल जो टर्म थी वो इस तरह से थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।